हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर गॉस लॉ पे चलेंगे। गॉस लॉ कैसे हम सॉल्व करते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होता है, गॉस लॉ की हेल्प से कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, और बहुत सारी एग्जांपल्स सीखते होंगे। बेसिक एग्जांपल्स होंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि पहले बेसिक आना चाहिए हमें अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जो है उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा। आज का लेक्चर बेसिक रहेगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बारीक चीज़ें आपके सामने आज सामने आएंगी। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई एक सरफेस है ना, और ये कोई एक मेरे पास चार्ज है। तो इस चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, बट आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस चार्ज की इस सरफेस से पास हुई और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास नहीं हुई। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासिस थ्रू दिस सरफेस, है ना, कितनी गिनती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इस सरफेस से पास हो रही हैं, उस काउंटिंग को, उस डेंसिटी को, है ना, उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसको बोलते हैं? कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या किया? मेज़र किया। कि जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1, 2 और 3 लाइंस पास कर रही हैं इस सरफेस से, है ना, तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो 3 लाइंस हैं, है ना, इसको एक फिजिकल टर्म से हमने डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हम कह सकते हैं कि टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, हमने एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रखा है। सो टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस quantity field lines quantity, we define a term called electric flux. इसको बेटा ऐसे फाई से डिनोट किया जाता है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ फाई से। और छोटी छोटी इसकी बातें देखते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। अच्छा, चलिए अब देखते हैं फ्लक्स को कैसे देखना है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने काउंट करनी है उसके लिए एक एरिया डिफाइंड होना चाहिए, है ना। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पर एक एरिया डिफाइंड है कि इस एरिया से जो फील्ड लाइंस पास हुई हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं, बाकियों को नहीं कह रहे, है ना। तो हमें एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करते हैं कि आपके पास ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर से कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। लेट्स से कि कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं इस तरह से, ठीक। इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर दिया कि यहाँ से पास कर रही हैं। तो ये हम कहेंगे कि फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, है ना। फील्ड लाइंस पास कर रही है ना, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस जिसका कुछ एरिया है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे कि फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब यहाँ पर एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसका मतलब फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल यहाँ आएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या है? एरिया ना। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का रोल यहाँ रहेगा फ्लक्स की कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर बेटा हम 12th क्लास में एरिया को ना एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, कंसीडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो पहले मैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो
कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक नोटबुक है, बुक है ना, कुछ एक हम कह सकते हैं ये फिज़िक्स की मेरे पास एक नोटबुक है या किताब है इस तरह से। तो इसका ये जो सरफेस है, अपर सरफेस है ABCD, इसका जो एरिया होगा ना, कुछ तो कुछ एरिया है इसका, ये सबको पता है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया, इस तरह से सरफेस। तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर। तो ये हम एरिया की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर से ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसी तरह से एक और एरिया वेक्टर होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, है ना। तो दो, एक सरफेस के यहाँ पर कितने एरियाज हैं, दो वेक्टर बने, एक अपवर्ड डायरेक्शन में बना, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है, ठीक है। ये हमें सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करना होता है कि हमें कौन सा एरिया वेक्टर यहाँ पर कंसीडर करना है। तो हम वो वाला एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं जो आउटवर्ड होता है। हम सीखेंगे कि कैसे आउटवर्ड हमने डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो एरिया वेक्टर के बारे में क्या जान लें कि एरिया का जो वेक्टर होगा, जैसे ये जो वेक्टर है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। पहले तो ये वाली बात लिखिए, क्या लिखना है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस भी सरफेस का हमने एरिया वेक्टर कंसीडर करना है उससे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। चलिए कुछ और देखते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक एरिया है, एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि ये एक मेरे पास छोटा सा स्क्वायर है, कह लो रेक्टेंगल है, और इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं बेटा, है ना, इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो कैसा होगा, एरिया वेक्टर तो हमेशा 90 डिग्री पर होगा ना, तो ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब इन दोनों के बीच कुछ एंगल है थीटा, तो कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इसमें से हमें वो देखना है, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब एंगल है थीटा, तो फील्ड लाइंस अगर एंगल मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कुछ एंगल है तो फ्लक्स की कैलकुलेशन की जाती है एंगल को कंसीडर करके, वो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस या एस यहाँ मैं एरिया वेक्टर को डिनोट कर रहा हूँ ना, या ई डॉट ए ही लिख देते हैं, ई डॉट ए, इस तरह से। और इसको अगर ओपन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की तरह ये लिखा जाएगा बेटा। क्लियर होगी बात। चलिए ये भी हमें पता लग गया। एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के कंसीडर कर रहे हैं। अब कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा एरिया वेक्टर लेना है, उसकी कंसीडरेशन कर लेते हैं, ध्यान से सीखिएगा। मेरे पास मान लो कि एक सिलेंडर है, इस तरह से एक सिलेंडर है ऐसा। अब इस सिलेंडर पे क्या है कि दो सरफेसेस बनाए जा सकते हैं कि एक एरिया वेक्टर ऐसा हो गया बेटा, A1 आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और इसी फेस पे, है ना, ये जो फेस है, इसी फेस पे परपेंडिकुलरली हम एक और वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है, A2 हो सकता है, ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। अब ये जो A1 है वो तो हो गया आउटवर्ड, और A2 कैसा हो गया, इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ है सिलेंडर के, दिस इज सिलेंडर। तो बेटा ये जो फेस है, इस फेस का एरिया वेक्टर किसको कंसीडर किया जाएगा, दो है ना, दो में से कोई एक को कंसीडर किया जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हम किसको कंसीडर करते हैं, जो आउटवर्ड होता है ना। सो द आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड एज द एरिया वेक्टर ऑफ द फेस, the area vector which is directed outward of the body. So
this is considered as the area vector of the face of the cylinder, face of cylinder, as it is directed outward. तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा उसी को एरिया वेक्टर माना जाएगा। इनवर्ड डायरेक्शन को हम, बल्कि बॉडी के बाहर की तरफ होना चाहिए। एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूँ आपको समझाने के लिए, कि मान लो कि ये कोई मेरे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, पत्थर है एक, है ना। इस पत्थर का एक मैंने छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया। लेट्स से कि ये एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया इस तरह से। अब इस पे भी क्या हो सकता है ना, आप देखोगे इस पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में छोटा सा एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, और सिमिलरली इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, इस तरह से। तो इनमें से जो आउटवर्ड होगा उसको माना जाएगा, है ना, इनवर्ड को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात अभी तक हमने सीख ली कि एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा, और हमने अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए कौन सा एरिया कंसीडर करना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया होता है किसी भी क्लोज्ड बॉडी के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा एरिया का, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस से। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री पर होगा, यहाँ पर ये भी कैसा है बेटा, 90 डिग्री पर है ना। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पहली बात तो ये होगी, और आउटवर्ड होना चाहिए किसी भी क्लोज्ड बॉडी के। तो ये भी कैसी बॉडी थी, क्लोज्ड बॉडी थी, ऐसे। चलिए अब और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्या क्या इसमें सीख सकते हैं। एंगल पे हमने चीज़ें देखी कि एंगल पे कैसे चीज़ें देख सकते हैं, कि जैसे मेरे पास अगेन स्क्वायर सबसे इजी रहता है, तो इसलिए मैं उसी की एग्जांपल्स ले रहा हूँ। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे है बेटा, इस तरह से जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी, है ना। मतलब पैरेलल फ्लक्स कितना हो गया, ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ई इंटू ए, ये फ्लक्स हो गया इस केस में। अगर मैं कहता हूँ कि अगेन मेरे पास ये तो हो गया सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है सरफेस से। इस सरफेस को टच तो कर रही है लेकिन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही। और एरिया वेक्टर कैसा होगा बेटा सरफेस के, ये होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होगा, 90 डिग्री पर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ पर कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। तो देखो फिजिकली भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रेड कलर के बॉक्स को क्रॉस नहीं कर रही है। ये जो हमारे पास सरफेस हमने कंसीडर किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, इसको क्रॉस नहीं कर रही है, इसको जस्ट टच करके निकल रही है। यहाँ पर क्या कर रही है कि क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ब्लू लाइंस जो हैं रेड वाले सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमें आपको अब देखनी पड़ेंगी कि दोनों के बीच कितना एंगल होता है, क्या वाकई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए ना, कि लेट्स कंसीडर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक, वो है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया, कितना है उसका एरिया, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इन द xy प्लेन, xy
ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स वाई प्लेन है। तो ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ये मैंने बना दी एक्स एक्सिस, और ये एक मैंने बना दी जेड एक्सिस। ये हो गया वाई एक्स जेड। क्या कहता है? कहता है कि हमारे पास एक एरिया है जो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो हम एक छोटा सा प्लेन कंसीडर करते हैं जो एक्स वाई प्लेन में हो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं प्लेन को कंसीडर। तो एक हम प्लेन बनाते हैं, यहाँ पर प्लेन बनाएंगे। ये लीजिए प्लेन, ऐसा ऐसा, ये एक प्लेन बन गया जो कि एक्स वाई है। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से। तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा फिर बेटा? इसका एरिया वेक्टर होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 100 यूनिट दिया गया है एरिया का मैग्नीट्यूड, वो कौन से डायरेक्शन है? जेड एक्सिस। इट मीन्स इट इज़ अलोंग द के कैप। चलिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। फ्लक्स क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप इसको लिखोगे 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा लिखा गया डॉट प्रोडक्ट। तो 100k कैप लिखा जाएगा सिर्फ। तो आपको डॉट प्रोडक्ट में पता होना चाहिए कि सिर्फ k कैप से k कैप ही मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आंसर आना चाहिए? ये आना चाहिए 300, है ना? और फ्लक्स की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा? देखो, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, न्यूटन अपॉन कूलम। चलिए, ये हो गया न्यूटन अपॉन कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एरिया के लिए क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आ गया। क्लियर होगी बात? चलिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने कंसीडर कर लिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि इंटीग्रेशन की हेल्प से भी फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लो कि अगर हमारे पास छोटे छोटे सरफेसेस हैं, है ना, छोटे सरफेस है, जैसे हालांकि यहाँ तो मैं एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये, तो इसी तरह से बहुत सारे इस पे सरफेसेस बनाए जा सकते हैं, है ना। ये डेल्टा S1 हो गया, ये मान लो DS2 हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर DS3 हो गया, है ना, ये हो गया DS4 हो गया, ये DS5 हो गया। तो इस तरह से E.DS, E.DS2, E.DS3 इस तरह से आप करेंगे तो बहुत सारे आपको सरफेसेस बनाने पड़ेंगे इस क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं छोटे फ्लक्स को, d5 को। सो इंटीग्रेट करेंगे हम किसको? E.ds को, ds स्मॉल एरिया। तो इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है E.ds cos ऑफ थीटा, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ऐसे। ये भी आपको कभी काम आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं फ्लक्स पे जो बेस्ड होंगी। तो एग्जांपल फर्स्ट सिमेट्रिकल है, कुछ ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं इसका कहानी, सिर्फ आपको समझाने की बात है कि मान लो कि आपके पास इस तरह से एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस है r। कितना रेडियस है? r। इसमें से बेटा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इस तरह से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कितना फ्लक्स पास करेगा इसमें? फ्लक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर भी तो ऐसा ही होगा ना, फील्ड के लॉन्ग। ये परपेंडिकुलर है एरिया, जो मैंने अभी आपके सामने सर्कल बनाया है, ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है ना। शो तो अब ऐसे ही किया जाएगा पेपर पे। तो E.A करेंगे जब, तो E का इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख दिया और एरिया कितना होगा? πr²। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। दूसरी एग्जांपल देखते हैं।
आसान सी है, कोई ज़्यादा है नहीं। फिर से मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ओ सॉरी एक सर्कल लेता हूँ इस तरह से। इसमें फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस हैं बेटा, और एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, इस तरह से, है ना। एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके। ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो आपको क्या कैलकुलेशन करना है, फ्लक्स का। तो इसमें फ्लक्स क्या निकालेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 60 डिग्री। अगेन आपको इसका रेडियस आर दिया गया है, रेडियस क्या है, आर है। तो जब आप इसका फ्लक्स का कैलकुलेशन करोगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और कॉस 60 होता है 1/2। कितना आंसर आएगा, ई पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं ना, लेकिन आपको आनी चाहिए, ये सारी बेसिक्स आनी चाहिए, तभी ये टॉपिक जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है और आसान फील होता है। चलिए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन है कि ये मेरे पास एक इस तरह से, और बेटा एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, ये एक हेमिस्फीयर बन गया। और आपसे पूछा गया, देखो एक इस हेमिस्फीयर में ये तो हो गया प्लेन फेस, और ये हो गया कर्व्ड, है ना। और इसमें से क्या हो रहा है कि फील्ड लाइंस ऐसे आगे बढ़ रही हैं, ऐसे, इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरह से, ठीक। तो आपसे पूछा गया इस कर्व्ड सरफेस से का फ्लक्स क्या होगा, है ना। हेमिस्फीयर है, ये क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, मतलब वो फ्लक्स ही पूछ रहा है किस्म से, है ना, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। तो आप बात को ध्यान में रखें अगर, कि जितनी फील्ड लाइंस इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस इस फेस को भी क्रॉस कर रही हैं। क्लियर होगी बात ये ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, तो 6 ही फील्ड लाइंस इस प्लेन फेस को भी पास कर रही हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू प्लेन फेस, प्लेन फेस, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, जो स्मॉलर एरिया होगा, अब इन दोनों में से छोटा एरिया कौन सा है, फेस का, तो हम उसका लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको गिवन होगी ई, और बेटा आपको रेडियस भी गिवन होगा। मान लो कि ये सेंटर है ना, तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक। तो एरिया, अब एरिया भी लिखना है, एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ऐसे ये आंसर आएगा इसका। आप अगर आप कर्व्ड सरफेस का एरिया लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको इस फेस का, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ नंबर लाइंस जो हैं पास कर रही हैं कर्व्ड सरफेस से और प्लेन सरफेस से, इसीलिए आपको प्लेन फेस का ही एरिया कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। हमारे पास एक सिलेंडर है, तो ये एक छोटा सा सिलेंडर ऐसे, और ये हो गया, ये हो गया, और दूसरी तरफ भी एक छोटा सा सिलेंडर, ठीक, ऐसा। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता है कि इस डायरेक्शन से फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे, और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं ऐसे,
यहाँ पर 3 सरफेसेस हैं इसके। एक तो हो गया, ये हो गया सरफेस 1 लिख लेते हैं इसको। एक बेटा ये हो गया सरफेस 2 लिख लेते हैं, और एक ये कर्व्ड सरफेस हो गया, है ना, सरफेस 3 लिख लेते हैं। तो इनसे हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है कि कितना कितना फ्लक्स होगा। इसका भी रेडियस मान लेते हैं r है। कितना रेडियस है? r इज द रेडियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा इस फेस पे, वो तो होगा a वेक्टर। ठीक, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड हम कंसीडर करते हैं, वो होगा ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। अब बेटा आप यहाँ देखो, अगर सरफेस ए पे या 1 पे कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब हम एंगल लिखेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स का कैलकुलेशन कितना होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू EA, ये लिखा जाएगा। और पॉजिटिव आ गया ये, है ना, क्योंकि एंगल क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ देखें अगर सरफेस 2 पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, और एरिया वेक्टर कैसा है? बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर आपके पास कितना एंगल बैठा? यहाँ पर थीटा हो गया 180 डिग्री, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस डायरेक्शन में। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। जब आप कॉस ऑफ 180 डिग्री लिखेंगे तो फ्लक्स 2 क्या लिखा जाएगा? EA कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ EA, ये आ जाएगा फ्लक्स 2, नेगेटिव आया। और अगर सरफेस एरिया 3 देखते हैं, 3 पे तो बिल्कुल ही बात अलग हो जाती है कि ये आएगा इसका एरिया वेक्टर A3 विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब फ्लक्स 3 कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ये कर्व्ड सरफेस से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। तो हो क्या रहा है कि सरफेस 2 से लाइन एंटर कर रही है इनटू द सरफेस, और सरफेस 1 से आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द सरफेस, आउट ऑफ द सिलेंडर आ रही हैं। तो यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज्ड बॉडी से बाहर को आती हैं, उस फ्लक्स को पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि वो एरिया वेक्टर से 0 डिग्री बनाएगा। और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू द क्लोज्ड बॉडी जाती हैं, वहाँ पर फ्लक्स को नेगेटिव माना जाता है क्योंकि वो एरिया वेक्टर के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं फील्ड लाइंस। सो यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स हुआ, यहाँ पर फ्लक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। और कर्व सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो इंडिविजुअली तो हमने कैलकुलेट कर लिया फ्लक्स की वैल्यूज़ को। अगर कहा जाए इस सिलेंडर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल फ्लक्स कितना है ना, सो टोटल फ्लक्स, तो आप क्या लिखोगे? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, है ना। ये हो गया EA1 फिर माइनस EA2 प्लस 0। तो कितना आ गया टोटल फ्लक्स? 0 आ गया। मतलब द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग दिस सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स का यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया 0। बात समझ आई सबको? ओके, ठीक है। अब हम गॉस लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। गॉस लॉ, GAUSS, गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। गॉस लॉ क्या करता है? एक लॉ है, आपको पता है गॉस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक डेफिनेशन डिफाइन की है, उन्होंने एक टर्म डिफाइन की है, एक लॉ बनाया है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो भी फ्लक्स निकलेगा, जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी किसी भी क्लोज सरफेस से, वो किस पे डिपेंड करेंगी? जो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा उस पे डिपेंड करेंगी। मतलब फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस, इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है, मतलब फील्ड लाइंस क्या होती हैं? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड बॉडी। तो इसको क्या लिखा गया
कि जितना भी फ्लक्स होगा दैट कैन बी रिटन एज चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ना। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन है। आप कह सकते हो कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना। फर्स्ट टाइम बच्चा जब पढ़ता है तो उसको सब पता होना चाहिए, लेकिन जो ड्रॉपर का बच्चा है वो कहता है कि ये तो बिल्कुल बेसिक है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is equal to the net charge inside the surface divided by एप्सिलॉन नॉट। ऐसा आएगा बेटा, ये इसकी डेफिनेशन होगी, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे ये ऐसे फ्लक्स इज इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रिक लिखना है तो ई लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ, एक तो अभी हमने ये सीख के आ रहे हैं और अभी गॉस लॉ से क्या सीख रहे हैं कि चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिंग बनाई गई है इंटीग्रेशन पे, ये बताता है क्लोज सरफेस, है ना। रिंग इंडिकेट्स कि हमने इंटीग्रेशन किस पे करनी है, क्लोज सरफेस पे। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख देता हूं रिंग ऑन द इंटीग्रेशन साइन denote that the integration is taking place over the entire closed surface। तो अब ये आपके पास एक और तरीका आ गया गॉस लॉ को कैलकुलेट करने का, फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। पहले तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से सीखा, और अब गॉस लॉ ने क्या कहा कि चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसकी बारीकियां सीखते हैं। अब इसकी बारीकियां क्या है, गॉस लॉ ना सबसे फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, या आप कह सकते हैं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशंस एक्सप्रेस कर देती हैं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, जिसको हम मैक्सवेल इक्वेशंस भी बोलते हैं। उनमें से एक गॉस लॉ की इक्वेशन भी है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए इसकी बारीकियां मैं फिर से लिख रहा हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। सो कंबाइंडली लिखें तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। अब इसकी बारीकियां हमने ये सीखनी है कि जैसे मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस में बनाता हूँ, यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है। ठीक बेटा, एक क्लोज सरफेस हो गया। एक टर्म आती है गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जैसे ये क्लोज सरफेस है ना, इसी के साथ साथ चलता है ना। मतलब कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर वो क्लोज्ड बॉडी होती है। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस होता है बेटा, जिसके अंदर हम कहते हैं कि चार्ज इज इंक्लूड। ओके, सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2। पहली बात तो ये
ये सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये जो क्यू इन लिखा गया है ये तो सारे बच्चे बता देंगे। क्वेश्चन बार बार पूछा गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कितने चार्जेस हैं? 4, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बतानी है, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन दिस सिस्टम is the resultant electric field due to all the charges present here. So E is the resultant electric field. E is the resultant electric field due to all the charges present here. ठीक, that is due to Q1, Q2, Q3 and no matter the charges are inside the closed body or outside the closed body. So E is the resultant electric field contribution from the charges which are inside the closed body as well as from the charges which are outside the closed body. सो Q1, Q2, Q3 और Q4 ने मिलके मान लो कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई E, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली बात होती है। अच्छा, और आपको चीज़ सिखाता हूँ, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि जैसे मेरे पास ये क्लोज बॉडी है और मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पर, मान लो कि ये कोई क्यू चार्ज है। इस चार्ज के कारण अगर मैं ये फील्ड्स लाइन बना रहा हूँ इस तरह से, तो आप देखोगे, क्या देखोगे आप देखोगे कि यहाँ से फील्ड लाइंस क्लोज बॉडी में एंटर कर रही हैं और यहाँ से फील्ड लाइंस इसी क्लोज बॉडी से बाहर को आ रही हैं। So the number of field lines which are going into the closed body is equal to the number of field lines which are coming out of the closed body. इसका मतलब कि यहां पर नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स कितना होगा? 0। नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं। तो नंबर ऑफ, बिल्कुल धीरे धीरे सिखा रहा हूँ कि कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। नंबर ऑफ फील्ड लाइन, अगर आपको थोड़ा समझ जल्दी आ रहा है तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरी टोन तो स्लो ही रहेगी समझाने के लिए। आप अपने सेटिंग में जाके यूट्यूब पेज पे तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं, 3 गुना, जितने भी आपके लिए सही लगती है आपको, सो दैट कि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस going inside the closed surface is equal to number of field lines coming out of the closed surface. Therefore net flux equals to 0। यहाँ से भी हो गया बात क्लियर कि नेट फ्लक्स 0। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आप जल्दी से बोल सकते हैं कि फ्लक्स क्या होता है यार? फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर कि चार्ज इनसाइड कितना था? 0 था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो इसके बाहर है। तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो ये भी चीज़ आपको
पता लग जानी चाहिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे, टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ओके, अब ये सीखते हैं, आसान सी बात। अब मेरे पास ये सरफेस है, क्लोज्ड है, मान लो ये सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है। तो इस चार्ज के कारण क्या हो रहा है कि सारी डायरेक्शंस में फील्ड्स हैं, ठीक, सारी डायरेक्शंस में फील्ड है। तो इसका फ्लक्स आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन, इसका ये फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब बेटा अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, क्या है, स्फीयर हैविंग रेडियस आर, और एग्जैक्टली मान लो कि सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है ना, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स क्या लिखेंगे, ई ए इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई ए इक्वल्स टू चार्ज हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना होगा स्फीयर का, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई इसकी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है, कितना लिखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये आपको नहीं लगता ये कूलम लॉ का रिजल्ट है, कूलम लॉ का रिजल्ट है। तो इसलिए बेटा ये बोला जाता है कि गॉस लॉ इज इक्विवेलेंट टू द कूलम लॉ, गॉस लॉ इज इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ। हालांकि गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ, गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड बॉडी है, इस पे चार्जेस थे Q1 और Q2, तो इसके कारण फ्लक्स था कुछ, है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज क्या होगा कि डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गए, दूसरे पॉइंट्स पे आ गए, लेकिन है अभी भी इनसाइड। फिर फ्लक्स क्या होगा, फिर से टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब दोनों ही सिचुएशंस में क्या हुआ कि फ्लक्स क्या रहा है, सेम रहा है। दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड बॉडी इज सेम, कि चार्ज अंदर होना चाहिए चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे वो डिस्प्लेस हो रहा है, डजेंट मैटर, फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस की लोकेशन चेंज हो गई है। आपको पता है, जैसे मैं कहता हूँ कि पी पॉइंट पे पहले ये चार्जेस, पी पॉइंट पे डिस्टेंस कम था, अब पी पॉइंट का जब डिस्प्लेस हो गए चार्जेस तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बदल जाएगा ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल सकती है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, the distribution of electric field may change due to the displacement of charges inside the closed body,
inside the closed body, but flux remains same. Electric flux remain same. चलिए, ये भी क्लियर हो गया। और क्या सीख सकते हैं हम इसमें, उस पर नज़र डालते हैं ज़रा। अब देखो कुछ एक बेसिक सी एग्जांपल्स हैं इस पे भी। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्यूब है ना, तो ये एग्जांपल बेस्ड ऑन क्यूब आप लिख सकते हैं। तो मैं ही लिख देता हूँ, हेडिंग डालिए एग्जांपल्स बेस्ड ऑन क्यूब। कि मेरे पास एक सिमेट्रिकल बॉडी है, क्यूब है एक, ऐसे ये इस तरह से बेटा, ये क्यूब हो गया इस तरह से, और इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू एट सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक, तो पूछा गया कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स क्यूब क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आसान है, सबसे आसान। चलिए, ये आसान हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं कि क्यू चार्ज वन ऑफ द फेस पे रखा गया है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब। क्यूब के किसी एक फेस पे रखा गया है, तो डायग्राम में आपको शो करना पड़ेगा। जैसे ये क्यूब है, ठीक, ये बेटा क्यूब है, तो इसके एक फेस पे रखा गया, मान लो कि यहां रखा गया। अब ये जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये इनक्लोज तो नहीं हो ना, क्योंकि ये फेस पे है। अंदर होता क्यूब के तो फिर हम कहते हैं चार्ज इनसाइड, लेकिन अभी ये चार्ज इनसाइड नहीं है, ये उसकी बाउंड्री पे है, सरफेस पे है ये चार्ज, इनसाइड नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम सीधे तौर पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते कि क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, क्योंकि क्यू इनसाइड तो जीरो है, बिकॉज दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। तो हम क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हम इस तरह से गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। आपको पता है गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, तो हम इस तरह से सरफेस बनाएंगे, इस तरह से सिमेट्री यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि ये जो चार्ज है ये कहाँ दिखाई दे, इनसाइड दिखाई दे। तो बेटा उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और क्यूब बनाऊंगा, ऐसा सिमेट्रिकली एक और क्यूब बनाऊंगा इस तरह से। अब आप देखो, अब ये कंप्लीट एक गॉसियन सरफेस बन गया। ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के दो क्यूब मिलके एक गॉसियन सरफेस बन गया। अब ये जो गॉसियन सरफेस बना है, अब आप देख सकते हो कि ये क्यू चार्ज था, नाउ इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो अब आप क्या लिख सकते हो कि फ्लक्स अब निकालना हो कि फ्लक्स कितना होगा, फिर फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये गॉसियन सरफेस मतलब कि दोनों क्यूब से मिला के, दोनों क्यूब से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, बोथ क्यूब, दोनों क्यूब से, जो कि एक क्लोज्ड बॉडी है। ये बोथ क्यूब मिलके क्या बन रहा है, वन क्लोज्ड बॉडी, वन क्लोज्ड बॉडी बन रही है। इतना चार्ज है, लेकिन हमें तो रेड वाले का कैलकुलेशन करना था ना कि जब उसके फेस पे रखा हो चार्ज तो कितना फ्लक्स पास करता है। सो नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब, है ना, एक क्यूब। तो एक क्यूब से कितना होगा, दो क्यूब है ना, दो क्यूब से अगर बेटा इतना कर रहा है तो एक क्यूब से कितना होगा, एग्जैक्टली उसका हाफ होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली रखा गया था, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ना, क्योंकि इतना ही फ्लक्स इतना ही ग्रीन वाले से भी पास करेगा ऐसे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो आप कहोगे रेड वाले से कितना किया, फिर आप कहोगे ग्रीन वाले से कितना किया,
फिर आप कहोगे टोटल कितना हो गया, ऐसे। आई होप कि आपको ये सिमेट्री वाली प्रॉब्लम समझ आई होगी कि कैसे हम इस तरह की सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं कि जब चार्ज की सिमेट्री नहीं बैठ रही है, चार्ज अनसिमेट्रिकल प्लेस पे रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में तो चार्ज सिमेट्रिकली था, इनसाइड था, लेकिन सेकंड एग्जांपल में चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं था। तो उसको सिमेट्री बिठाने के लिए हमें अपनी तरफ से एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, जिसको इमेजिनरी सरफेस बोलते हैं। वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद सरफेस होता है, सो दैट कि हम चार्ज को सिमेट्रिकली सेंटर पे ला सकें। तो हमने वो सोचा कि उसको कैसे लाया जा सकता है, तो हमने देखा कि अगर एक और क्यूब को एग्जैक्टली सिमिलर क्यूब को एक उसके साथ में रखा जाए तो फिर ये चार्ज सिमेट्रिकली सेंटर पे हो जाएगा गॉसियन सरफेस के, है ना। तो बेटा ये जो गॉसियन सरफेस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों मिल के क्या बने हैं, ये दोनों मिल के क्या बने हैं, एक गॉसियन सरफेस बना है ना। ये जो एक बड़ा सा अब हमारे पास क्यूब बना है, ये ब्लैक वाला, वो क्या बना है का गॉसियन, ये गॉसियन सरफेस बना है ना, दो क्यूब से मिलके, ठीक है। एग्जाम्पल्स इस पे बेस्ड और भी बहुत सारी हैं, बट मुझे लग रहा है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्यूब पे बेस्ड, सिलेंडर पे बेस्ड बहुत सारी एग्जाम्पल लिखने आने वाला, और भी जो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होती हैं एग्जाम में आई हुई, नीट लेवल पे, जेई मेंस में आई हुई, और जो बेसिक बच्चे को आनी ही चाहिए, आपकी टेस्ट सीरीज में आएंगी, आपके स्कूल है ना टेस्ट में आएंगी, जो एग्जाम्पल्स बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो जब तक टीचर सिखाए ना तब तक नहीं आएंगे। तो आपको ये चीज़ें सारी सीखनी ही पड़ेंगी। आज के लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि अभी कंटेंट लंबा जा सकता है, लेकिन लेक्चर लंबा चला जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। आज आप इतना पचा लो, इतना इसको हजम करो, इतना लिखो, समझो, सो दैट कि जब सेकंड लेक्चर आए तो आप उसको तुरंत पकड़ सको। मिलते हैं नए लेक्चर में। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूरी करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल बटन को दबाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूरी बताइएगा कि मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।